गुड इवनिंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ IAS प्लेटफॉर्म। और उम्मीद करता हूँ आप सब यू आर इन गुड हेल्थ। और आज आप सब ने फॉर्म भर दिया है। फॉर्म भरने के कुछ 3 घंटे से भी कम बचे हैं, तो प्लीज़ इसको पूरा कर लो, क्योंकि इसके बाद एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। राइट, सबसे पहली बात तो यही है। आज हम कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि यूपीएससी EPFO के एग्जाम में आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है, किस हद तक ये मामला जाएगा। तो पहले हम कुछ समझते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में कट ऑफ रही है, किस तरीके से एग्जाम में मार्क्स वगैरह आते हैं, कैसे वो रहा है हिसाब किताब। ठीक है, उसको समझते हैं पहले। तो आज का जो ये सेशन है, ये थोड़ी देर का सेशन रहेगा। इसमें मैं आपको एग्जैक्ट इनसाइट्स दूंगा, मतलब लगा लो ये अनफिल्टर्ड सेशन है एक तरह से। आई विल गिव यू द एग्जैक्ट इनसाइट्स जो मैंने एनालाइज कर इसको निकाला है, और जो मेरी बेस्ट ऑफ द नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है जी, ओके, शुरू करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर का। ये आपका सिलेबस है, जिसमें और भी चीजें हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। जिन बच्चों पहली बार देख रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। खैर मैं एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात तो करने वाला हूं अभी। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं 2023 का रेफरेंस उठाऊंगा यहां पर। 2023 का क्यों? क्योंकि 2023 में लास्ट आपका असिस्टेंट कमिश्नर और एनफोर्समेंट ऑफिसर का पेपर हुआ है। ठीक है, ये लास्ट टाइम आपका पेपर यहां पर हुआ है 2023 में, और इतनी पोस्ट थी, तो मतलब इस बार से डबल से ज्यादा पोस्ट थी पिछली बार, डबल से ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस बार टोटल मिला के लगभग कुछ 230 के आसपास पोस्ट हैं। राइट, तो ये आपका 2023। क्योंकि मैंने इससे पीछे का इसलिए उठाया, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर 2021 में भी तो पेपर हुआ है। बच्चे, जो 2021 में पेपर हुआ था ना, उसमें आपका असिस्टेंट कमिश्नर का पेपर नहीं हुआ था 2021 में, सिर्फ ईओ का पेपर हुआ था। ये वाली बात है। तो आपका 2021 में असिस्टेंट कमिश्नर का पेपर नहीं था, और इनफैक्ट 2021 के पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है दैट वाज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू 2023 का लेवल। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि इसकी कट ऑफ की तरफ जाते हैं, जो ऑफिशियल कट ऑफ यूपीएससी द्वारा दी गई है। अब इस पर एक बार नजर डाल लें सबके सब। ये जो आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है जो यहां पर दी गई है यूपीएससी द्वारा, ये देखिए, ये है बच्चे आपकी 178 मार्क्स, जो एक अनडिजर्व कैटेगरी की मैं लेकर चल रहा हूं। तो इसके अलावा बाकी मार्क्स देख सकते हैं, मतलब EWS की भी कट ऑफ ऑलमोस्ट वही है, कुछ खास फर्क है नहीं। एक क्वेश्चन कहां इधर का उधर हो जाएगा समझ नहीं पाओगे उस टाइम पे। और आपकी ओबीसी की कट ऑफ देख लीजिए, ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर आकर चीजें खड़ गई हैं यहां पर। राइट, तो ये आपकी कट ऑफ थी अक्रॉस द डिफरेंट कैटेगरीज। मैं पीछे भी हो जाता हूं, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपको पता है कि EPFO ने पहले ही बोला हुआ है यूपीएससी द्वारा कि आपके मिनिमम मार्क्स रहेंगे, वो आपको दे रखे हैं कि मिनिमम मार्क्स आपको इतने लेकर आने हैं रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में। ठीक है, अब उसके आगे आते हैं। अब है ये फाइनल मार्क्स जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन हुआ है। ये आपके फाइनल मार्क्स हैं जिसके ऊपर आपका सिलेक्शन हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके लगभग असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए आपके 257, 246 या 241 कैटेगरी वाइज गए हैं। बच्चे, ये कोई कम मार्क्स नहीं है। 178 इज अ ह्यूज स्कोर, अच्छा खासा स्कोर है ये। ठीक है, अगर 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपके 300 में से है 178 आउट ऑफ 300, अगर मैं 250 नंबर का भी ये लगा के चलता हूं तो आपके नेगेटिव भी होंगे इसी के साथ साथ। तो आपकी जो अटेम्प्ट है वो लगभग, यहां पर आपको अटेम्प्ट लगभग 75 प्लस चाहिए, या आप लगा लीजिए 80 प्लस चाहिए आपको सही क्वेश्चन, क्योंकि नेगेटिव भी तो करोगे ना। 1/3 नेगेटिव है इस बार, काफी जाने वाली है। इस बार जो जाएगी ना उसको भी देखते हैं आपको। अब चलो देखो अभी तो देखते हैं। 80 प्लस सही होने जरूरी है इस कट ऑफ के लिए भी। 80 प्लस सही होने जरूरी है, 75 से 80 के बीच में सही होने जरूरी है, तब आप जाकर कहीं यहां पर बैठोगे। और मैं कहूंगा 80 प्लस जरूरी है। नेगेटिव भी तो करोगे ना, नेगेटिव भी तो काफी करोगे, सो दैट इज वाई। और मुझे पता है बच्चों ने लगभग 90 प्लस तो अटेम्प्ट किए ही थे, 90 प्लस अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, अब आगे आते हैं, लेट्स कम हियर। ये तो हुआ जी आपका APFC का। मार्क्स को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा स्कोर 178 बनकर आ रहा है, राइट, 178 बन के आ रहा है, तो और एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का है प्लस में, और माइनस कितना होगा 0.33 इंटू
2.5, तो ये आपका बन जाएगा -0.833 के आसपास, ठीक है, इतने लगभग आ जाएगा। तो अगर 178 मार्क्स कट ऑफ गई है, राइट, तो आपके 80 प्लस के आसपास तो सही चाहिए यार, मतलब 2/3 पेपर आपका सही चाहिए, 2/3 पेपर सही चाहिए, ठीक है। अब पीछे आते हैं एक बार फिर से पीछे आते हैं। अब ये देखिए आपका ईओ एओ की कट ऑफ देखिए एक बार, सबके सब देखिए यहां पर ईओ एओ की कट ऑफ देखिए एवरीवन, प्लीज सी दिस। ये कट ऑफ है आपकी 138.33, 138.33। यहां पर मैं एक बात बोल दूं कि ईओ का पेपर डिफरेंट था एपीएफसी से। पिछली बार मतलब अभी तक जितनी बार भी पेपर हुए हैं सबके पेपर डिफरेंट डिफरेंट रहे हैं, सेम पेपर नहीं हुआ, डिफरेंट पेपर रहे हैं। और ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, राइट, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इंटरव्यू में भी मार्क्स आपके अगर 70 के आसपास आ रहे हैं तो वही 140 आपको वहां पर चाहिए थे, आपको रिक्रूटमेंट टेस्ट में 140 चाहिए थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। यू नीडेड अराउंड दैट 140 मार्क इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। तो ये आपका ईओएओ का है, ठीक है। अब आपको यह बात पता है कि मैंने आपको 2023 का एपीएफसी का ईओ का पेपर ऑनलाइन आपके सामने आपको सॉल्व करके दिखाया है, वी सॉल्व्ड इट इन लाइव, और 2021 का भी हमने सॉल्व किया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एपीएफसी के क्वेश्चंस दिखाता हूं, मतलब हम सॉल्व कर चुके हैं, मैं टोटल नंबर ऑफ सेक्शन से क्वेश्चन दिखाता हूं, क्योंकि अब हमारी ये स्ट्रेटेजी बननी चाहिए कि मैं सब्जेक्ट में कैसे एक्सीड करूं। सर मुझे ये मार्क्स लेकर आने हैं, मुझे ये जो 178 है वो तो नहीं, क्योंकि ये देखिए वैकेंसीज कितनी थी, इस बार उससे आधी हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो 178 है, देखते हैं एक बार कैसे बन रहा है। अब मैंने आपका पूरा पूरा पेपर आपको सॉल्व करवाया, ये बात आपको पता है, एक एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुआ है। तो यहां पर सेक्शन वाइज इतने क्वेश्चन आए हैं एपीएफसी 2023 में, 19 क्वेश्चन आपके आईआर, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी को अलग नहीं कर सकते, स्कीम्स भी साथ में मिलाकर 19 क्वेश्चन है। अकाउंट्स के 12 क्वेश्चन है, अकाउंटिंग के, हिस्ट्री के सारी हिस्ट्री को मैं पकड़ रहा हूं, मतलब एंशियंट, मिडाइवल, आपकी मॉडर्न, कल्चर, सबको पकड़ लिया, 11 क्वेश्चन थे। साइंस के 10 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के आपको पता है कि 20 क्वेश्चन रहते हैं, स्टैंडर्ड सी बात है, स्टैंडर्ड सी बात है। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के 10 क्वेश्चन थे, जो कि एक हमेशा रहा है, और मैथ्स और एलआर के लगभग 15 क्वेश्चन थे। पॉलिटी के 11 क्वेश्चन थे एपीएफसी के पेपर में, ऑडिट के लगभग 2 थे, इंश्योरेंस से 1 से 2 थे, करंट अफेयर्स के 7 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के, पॉपुलेशन जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन थे। तो ये आपका ब्रेकअप रहा है, ठीक है, पिछली बार। अब मैं ये देखूंगा, क्योंकि मैंने ना एक एक क्वेश्चन को वापस रिविजिट करके देखा है, एक एक क्वेश्चन को, और आपको पता है मैंने आपको लाइव सॉल्व करवाया यहां पर, तो मैं उससे एनालिसिस से आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये देखिए, अब आपके बच्चे, मैं कहता हूं अगर आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लिया, ऊपर ऊपर से मतलब एक बार गो थ्रू हो गया, ढंग से नहीं पढ़ा, तो फिर भी आप इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज के 19 में से 11-12 क्वेश्चन लगा पाओगे। इसमें मैंने मीडियम डिफिकल्टी लेवल, जो मीडियम लेवल था ना, उसमें भी जैसे 3 मीडियम है तो उनको मैंने 2 डिफिकल्ट काउंट कर लिया, तो बाकी इसका मतलब 7 से 8 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट थे, दे वर डिफिकल्ट, जिसमें आपके नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उनको मैंने साइड पर ही रख दिया, उन 7 से 8 क्वेश्चंस को। अकाउंट्स में 8/12, मतलब 8 क्वेश्चन सही से हो सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ना यहां पर क्वेश्चंस, ये 12 क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चंस हैं, जो आप गलत नहीं कर सकते। ये हो सकते थे 12 से 12 अगर आपने एक बार रीडिंग की है उसकी। पूरी बात सुन लीजिएगा, पूरी बात सुनिएगा, उसके बाद फिर हिस्ट्री के 5-11 में से 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, और मैंने आपको बार बार बोला है हिस्ट्री डिफिकल्ट आती है, यहां पर हिस्ट्री डिफिकल्ट आती है, ठीक है। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, तो मतलब ये एक जो यूपीएससी में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है उसको भी डिफिकल्ट लगेंगे क्वेश्चन, उसको भी डिफिकल्ट लगेंगे। फिर साइंस के 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते थे, 4 मुश्किल थे भाई साहब, मुश्किल क्वेश्चन थे ये। उसके बाद इंग्लिश, अब इंग्लिश का मैंने एक बीच में माध्यम, मतलब बीच में एक मैंने पकड़ा है नंबर, जो 12 से 15 हो सकता है। अब डिपेंड करता है ना कि आपकी इंग्लिश की जो वोकैब है, आपकी पकड़ जो है इंग्लिश लैंग्वेज पर कैसी चल रही है, आपकी रीडिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, क्योंकि उससे आपकी वोकैब बहुत आप पकड़ लेते हो उससे। तो मैंने 12 से 15 पकड़ा है, डिपेंडिंग ऑन कि आप अंग्रेजी पर किस लेवल पर खड़े हो। पूरी बात सुन लेना, पहले पूरी बात सुनना मेरी, ठीक है। आगे आते हैं, फिर आते हैं आपके कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर।
बच्चे कंप्यूटर एप्लीकेशंस पर आपके 5 क्वेश्चन मुश्किल आए थे एपीएफसी के पेपर में, वो सच में मुश्किल क्वेश्चन थे, ठीक है। फिर मैथ्स और एलआर, अब ये जो 4 क्वेश्चन छोड़े उनमें से 2 डिफिकल्ट थे, 2 लेंथी थे, तो मैंने 11 रखे यहां पर जो अटेम्प्ट हो सकते थे आपकी प्रैक्टिस के साथ। पॉलिटी के 7, 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, वो डिफिकल्ट कैटेगरी में आते हैं जिसको आप गलत कर सकते हो। अब उसमें मल्टीपल चॉइस थे, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स थी। अब एक स्टेटमेंट आपको नहीं आती तो मैंने उसको डिफिकल्ट माना है कि वो अगर आपको नहीं आती है। ऑडिट एक क्वेश्चन आसान था, एक डिफिकल्ट था। इंश्योरेंस दोनों हो सकते थे, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स 4 क्वेश्चन हो सकते थे, अगर आपने ऊपर से भी आपको करंट अफेयर्स का अंदाजा है तो आप कर सकते थे, मतलब वो इतने आसान थे कि आप कर सकते थे, ठीक है। फिर आपके पॉपुलेशन, मतलब अगर आप नहीं भी पढ़ के गए, आपको जनरल आइडिया, तब भी आप 2 से 2 क्वेश्चन कर लेते, एक क्वेश्चन आपका अटक जाता। ये सब कुछ लगाकर आपके 72 से 77 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, राइट। अब इसको अगर आप 2.5 से गुना कर लेंगे, मैं बीच का पकड़ लेता हूं, 74 पकड़ लेते हैं, राइट। 74 को कर लेते हैं 2.5 से, कितना आ गया देखिए एक बार। 74 को 148, राइट, प्लस आप 37 कर लीजिए, प्लस आप 37 करेंगे तो लगभग आपका 175 आएगा, जो आपका सही हो रहा है। कट ऑफ कितनी गई है? 178। ध्यान से सुन लो, मुझे सभी सॉल्व करके बताओ। ये मैंने इसका बीच का पकड़ लिया, 74 नंबर पकड़ लिया, 74 पकड़ लिया। 74 से आपका मार्क्स बन रहे हैं 175, वो भी सही वाले, अभी तो गलत नेगेटिव हुई नहीं है बीच में से। कट ऑफ कितनी गई है? 178। 178 वॉज द कट ऑफ। पिक्चर थोड़ी समझ आई होगी, थोड़ी बात समझ आई होगी कि सर अगर बता रहे हैं कि इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, इतने क्वेश्चन सही हो सकते हैं जो करेक्ट कर सकते हो आप, तो इसका मतलब आपकी अगर कट ऑफ 178 प्लस गई है, आपके ये क्वेश्चन जो आप एक बार रीडिंग कर लिया, आपने पढ़ लिया सब्जेक्ट को, तो जाकर आपके 175 बन रहे हैं। और इसमें से मुझे आए दिन कोई बच्चे पूछते हैं कि सर मैं एक सेक्शन छोड़ दूं अंग्रेजी वाला, मैं मैथ्स छोड़ के चले जाऊं, मैंने पढ़ी नहीं है मैथ्स तब से। भाई साहब, एक क्वेश्चन पर स्ट्रगल करने के बाद इतने मार्क्स बन रहे हैं, पूरी बात सुन लो। उसके बाद अब ईओ का पेपर खोल लेते हैं, पूरी बात सुनो, ईओ का पेपर खोल लेते हैं हम। ईओ में आपको पता है पिछली बार 2023 में आईआर, लॉज और सोशल सिक्योरिटी से 21 क्वेश्चन आए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। अकाउंट से 9 थे, हिस्ट्री से 9 थे, साइंस के 10, इंग्लिश के 20 और कंप्यूटर के 10, ठीक है। फिर आपके मैथ्स के 15, पॉलिटी के 10 थे, ऑडिट का 1 क्वेश्चन था, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन ईओ में, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 5 थे, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट है, ठीक है। उसको ज्यादातर करंट अफेयर्स के साथ मिक्स मैच कर देते हैं लोग, मिसमैच कर देते, ठीक है। अब इसमें आते हैं जो करेक्ट हो सकते थे आपके, जो सही कर सकते थे आप। 15 आउट ऑफ 21, बिल्कुल सही बोल रहा हूं। अगर आपने लॉ के लिए बेसिक रूप से पढ़ा है, एक एक कानून को पढ़ा है, जो मैंने आपको बताया भी है, उसके लिए एक सीरीज भी मैंने यहां पर डाल रखी है कि आपको आइडिया लग जाए कि लॉ को पढ़ते कैसे हैं। उसमें आपको एंड टू एंड लॉ की कवरेज नहीं है, उसमें आपको जो लॉ की कवरेज है वो क्लासेस में ऑलरेडी चल रही है, बट मैंने आपको उसमें तरीका बताया कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है, राइट। लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। एक बार देखिए कितने बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं आपके, लगभग आपके अगर 185 बन रहे हैं, इसमें आप नेगेटिव भी कर लो, नेगेटिव कर लो आयुष, इसमें आप नेगेटिव भी कर लो, ठीक है। इसमें आप नेगेटिव भी कर लो, इसको आप नेगेटिव कर लो कितने, अगर आपने 74 लगाए हैं, सही लगाए हैं, तो आपने 26 गलत भी लगाए होंगे, तो उसको आप नेगेटिव कर लीजिए, कितने आ जाएंगे। 26 को अगर मैं 0.83 से करूंगा, राइट, तो आपके कितने आ जाएंगे, ये आपके नंबर बन जाएंगे 160 के आसपास, ये आपके 165 के आसपास बन जाएंगे आपके मार्क्स। तब भी आप कट ऑफ से तो नीचे रह गए ना, मतलब आप कट ऑफ से नीचे रह गए, राइट। अब आगे आते, आगे आते। अब ये आपके 15 सही है यहां पर, ठीक है। 15 आपके जो है वो सही हो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ से सही हुआ था, ठीक है। उसके बाद अकाउंटिंग के 5 सही हो सकते थे, बिकॉज 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। फिर हिस्ट्री 5 आउट ऑफ 9, हिस्ट्री 5 आउट ऑफ 9, साइंस 7 आउट ऑफ 10। साइंस के क्वेश्चन यहां पर आसान थे, ईओ के पेपर में, एपीएफसी में डिफिकल्ट आए थे। इंग्लिश के 14 से 16, क्यों, इंग्लिश के क्वेश्चन यहां पर आसान थे, एपीएफसी में टफ क्वेश्चंस थे, ठीक है। एपीएफसी में टफ क्वेश्चंस थे, वहां पर आरसी वाला कंपोनेंट था जिसमें आपको पढ़कर सही करना था। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, अगेन आप देखिए कंप्यूटर में, यहां पर देखो कितने सही हुए, कंप्यूटर में भी देख लो, यहां पर 5 आउट ऑफ 10, यहां पर कितने सही हुए, 6 आउट ऑफ 10। मतलब कंप्यूटर में क्वेश्चन गर्दा मचा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ्स और एलआर में 12 आउट ऑफ 15, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आसान थे। मैं टाइम टेकिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं, आसान क्वेश्चन थे, इसको आप करेक्ट कर सकते थे इतने।
फिर पॉलिटी में 5 आउट ऑफ 10 क्यों? यहां पर पॉलिटी का लेवल डिफिकल्ट आया था, ये डिफिकल्ट लेवल आया था यहां पर, ठीक है। तो ऑडिट का एक क्वेश्चन था, वो हो सकता था। करंट अफेयर्स के 6 और इकोनॉमिक्स के 2, मतलब इकोनॉमिक्स के जो 3 क्वेश्चन आए थे असर्शन रीजन में, वो भी टफ थे, वो टफ क्वेश्चन थे। तो टोटल आपके 75 से 80 बन गए, 75 से 80 बन गए। अगर मैं 80 से पकड़ूं, राइट, तो अगर मैं 200 माइनस में कुछ कर भी दूं, मतलब इसमें मेरे जो कट ऑफ गई है 138, वो मैं क्लियर कर सकता था। क्यों? अगर मैं एपीएफसी के लेवल पे पढ़ रहा हूं, अगर मैं एपीएफसी के लेवल पर पढ़ रहा हूं तो मैं ये क्लियर कर सकता था, ठीक है। तो यहां पर तो मेरा जो मामला है वो सॉर्ट आउट हो रहा है, बट एपीएफसी में फाइट मच रही है। क्यों? मेरी नेगेटिव मिलाकर जो है वो 175 के नीचे आ रही है, नेगेटिव मिलाकर, ठीक है। अब बात ये उठती है कि मैं इन मार्क्स को कैसे बढ़ाऊं, खासकर जब मैं एपीएफसी की पोस्ट को टारगेट कर रहा हूं, क्योंकि मेरा जो कट ऑफ है वो मेरा 175 से नीचे आ रहा है। जो 178 कट ऑफ ये मांग रहे हैं, यहां पर मैं एक बार बता देता हूं आपको, जो ये मांग रहे हैं आपका 178 कट ऑफ, राइट, 178 कट ऑफ मांग रहे हैं। तो मेरा जो कट ऑफ है वो मेरा लगभग मेरा 175 से नीचे जा रहा है, बिलो दैट, डिस्पाइट अटेम्प्टिंग, इतने करेक्ट करने के बावजूद भी, क्योंकि नेगेटिव भी साथ ही होंगे, ठीक है। तो अब तरीका क्या निकलता है? पेपर निकालना है, पेपर निकालना है। अब मेरा यहां पर प्रेजेंट होने से क्या मतलब है, ताकि आपको कुछ इंसाइट दे सकूं कहां से हम चीजों को खींच सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है ना, इसमें मुझे 12 नहीं 15, 14 से 15 का ट्राई करना पड़ेगा। रीजन सुन लो ध्यान से, क्योंकि ये एक लिमिटेड एरिया है। लॉज से, सोशल सिक्योरिटी से एक लिमिटेड सेट ऑफ लॉज है जिसको सरकार अभी चेंज नहीं कर रही है, उसी में से क्वेश्चन उठा के पूछ रहे हैं। अगर मैं उसको एंड टू एंड पूरे अच्छे से कवर कर दूं तो मैं इस 12 को मैं 15 में कन्वर्ट कर सकता हूं, इस 12 को मैं 15 में कन्वर्ट कर सकता हूं। ध्यान से सुनिएगा, ये 12 15 में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, अगर मैं प्रैक्टिस भी करूं, मैं प्रॉपरली एक एक लॉ को कवर करूं। और ऑब्वियसली उसमें से जो नॉन इंपॉर्टेंट लॉज है उसको मुझे ऊपर से रिव्यू करना पड़ेगा। अभी भी देखिए 75 डेज लगभग बाकी है पेपर के, अभी एग्जाम डेट में जो आपका एग्जाम होगा। अकाउंटिंग में 8 है 12 में से, मैं कहूंगा इसमें आप 8 के 10 कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं पहुंचा पाओगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग का जो क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लो, हो सकता है आपने अकाउंट्स कभी ना पढ़ी हो, अकाउंट्स का क्वेश्चन बिल्कुल प्रिंसिपल पर, कॉन्सेप्ट्स पर आता है। आपको मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया अकाउंट्स का, ध्यान से देख लो प्लेलिस्ट में जाके, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो अकाउंट्स का क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल प्रिंसिपल्स पर आएगा, जो आपके बने हुए बेसिक्स हैं। फॉर एग्जांपल एक्रूअल प्रिंसिपल क्या होता है, एरर्स क्या होते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बिल्कुल बेसिक्स पर आए हैं। और उसको करने के बाद 8 बन रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे वहां पर उसको प्रॉपरली कवर करना पड़ेगा, तो मैं 8 का 9 बना सकता हूं। तो मैं 8 का, हां बिल्कुल बच्चे, 75 डेज। हिस्ट्री की बात करूं, अब यहां पर मैं कुछ नहीं बोल रहा। अगर आप हिस्ट्री के पीछे पड़ जाओगे, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लिमिटेड इनपुट दो और मैक्सिमम आउटपुट की उम्मीद कर सकते हो। अगर आप हिस्ट्री में और गहराई में जाते रहे तो यह ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इनपुट बहुत ज्यादा है, आउटपुट लिमिटेड ही रहेगी। ध्यान से सुन लो सबके बात, इस बार कंबाइंड पेपर है बच्चे, इस बार कंबाइंड पेपर है। यह जो बात है, यहां पर इनपुट आपकी लिमिटेड रहनी चाहिए, लाइक अदर्स, ज्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। फिर साइंस, ये 6 आउट ऑफ 10 है ना, इसको मुझे 6 या 7 बरकरार रखना है, मुझे इसको मुझे बरकरार रखना पड़ेगा, 6 या 7 जरूरी है बहुत ज्यादा। और इसके लिए मुझे एनसीईआरटीज ही पढ़नी है, वो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब एनसीईआरटी में दिक्कत क्या फंसती है कि आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी में काफी चीजें डेप्थ में चल जाती हैं, और वहां पर आप फंस जाते हो कि सर मुझे तो ये आ नहीं रहा है। तो उसको कितना एंड टू एंड करना है, कितना कहां पर रोकना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और इंग्लिश, यार इसमें ना मेरी बात सुन लो, सबके सब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों की भी अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, उनकी भी अंग्रेजी में प्रॉब्लम है, और हिंदी मीडियम वालों को भी मैं एक आग्रह कर रहा हूं, एक मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, किसी भी तरीके से बात सुन लीजिए मेरी, इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी, उसमें आपको एक कंफर्टेबल जोन बनाना पड़ेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन में से 15 का टारगेट लेकर ही चलना है, क्योंकि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर बनना है यहां पर, तो मुझे 15 का टारगेट निकालना पड़ेगा यहां पर। 15 से नीचे बात नहीं बनने वाली, क्योंकि देखिए यहां पर
आपकी कट ऑफ जो 178 है 159 पोस्ट पर थी, इस बार आपकी 74 पोस्ट हैं। तो इसका मतलब मुझे यहां पर एपीएफसी के लिए अगर मैं यहां पर लिख दूं, एक मिनट रुकिए मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, लेट मी राइट इट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। यहां पर मुझे बच्चे जो टारगेट करना है वो स्कोर करना है 200 स्कोर मुझे टारगेट लेकर चलना है, जो मैं अपने मॉक टेस्ट में भी टारगेट करूंगा। तो मुझे मतलब यहां पर नेगेटिव होने के बाद मेरे 80 क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक भी गलत नहीं होता है तो मुझे 80 सही चाहिए, 2/3 ऑफ द टोटल क्वेश्चन मुझे सही चाहिए, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। मतलब मैं 200 मार्क्स टारगेट करके चलूंगा, पोस्ट भी हाफ है। ऑब्वियसली एग्जाम का जो एक कट ऑफ रहता है वो रिलेटिव रहता है, बट एग्जाम होने से पहले मुझे मॉक टेस्ट में क्या लेवल चाहिए, वो मुझे 200 के आसपास का चाहिए। मुझे 195, 196, वो 195 का मार्क मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, आगे आते हैं। तो ये आपके ईओए के क्वेश्चन हुए, राइट। यहां पर भी मैंने आपको बताया। अब बात ये उठती है कि मैं किन सब्जेक्ट्स पर फोकस करूं जहां से मैं मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकूं। मेरे ऐसे कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए जिसके ऊपर मुझे फोकस रहना चाहिए, और ये मैं आपको प्रॉपर एनालिसिस से बता रहा हूं, कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हम यहां पर जहां से आपके मार्क्स बन पाएंगे। बिल्कुल सुरजीत, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। ये आपके स्कोप एरियाज हैं, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे मैं पीछे हट जाता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से आपके मार्क्स बनेंगे। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, बच्चे अगर यहां से 20 क्वेश्चन आते हैं तो मुझे यहां पर 15 से 18 के बीच में स्कोर करना है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि लिमिटेड है, जो दिया हुआ है उसी में से क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं पूछने वाले। एक दो क्वेश्चन जो बाहर के फंस गए गए वो, मुझे इसमें से 15 से 18 जो दे रखा है, मुझे इतने क्वेश्चन सही करके लेकर आने हैं वहां पर। बच्चे ये लो लाइन फ्रूट है। मैंने आपको अभी जैसे कल ही, मेरे ख्याल से कल ही लेक्चर हुआ है अपना इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट और स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट का, कितना आसान है। मुश्किल से 30 मिनट लगे, मैंने आपको सारा समझा दिया, आपको तरीका समझा दिया, आपको पढ़ना भी कैसे है, आपको तरीका भी समझा दिया। बच्चे आई एम ट्राइंग कि आई कैन कवर, बट अब देखिए उसमें क्या होता है, मुझे एक लिमिटेड टाइम मिलता है कि मुझे लेबर लॉ के लेक्चर को इतना पढ़ाना है, इतने टाइम में मुझे उसको कवर करना है, मैं उसको जितना पढ़ा सकता हूं। अब बैच में क्या होता है कि हमें फुल उसमें रहती है कि वी कैन टेक प्रॉपरली क्लासेस, और उसमें देखिए ना हम 1 घंटा लगा रहे हैं बैच में। उसी फॉर एग्जाम्पल ए जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, उस लॉ को पढ़ाने में मुझे बैच में मुझे 3 घंटे का समय मिलेगा, राइट। उसके बाद सेकेंडली मैथ्स और क्वांटेबिलिटी, जो मैथ्स की बात करते हैं हम, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर। जो बच्चे मैथ्स की बात है ना, इसमें जैसे आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैंडर्ड, तो इसमें मुझे 12 निकालने हैं, और इसके लिए मुझे चाहिए क्या? प्रैक्टिस। अब मैं शुरुआत कहां से कर सकता हूं? मुझे एनसीईआरटी उठानी है क्लास 6 की, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स, यहां से आप शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको स्टार्ट करनी है, आप ये शुरू कीजिए, और इसको आपको क्लास 9 तक लेके जाना है। इस मामले को आपको क्लास 9 तक लेके जाना है। मैथ्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं क्वांट की जो बात कर रहा हूं, मैथ्स का लेवल क्या रहेगा बच्चे? अब पीवाईक्यू सॉल्व देख लो किशन बच्चे, आपको मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करवाया, मैं आपको चलिए मैं आपको इसके बाद बता देता हूं, आप देख लेना। मैंने आपको पीवाईक्यू सारे सॉल्व करवाए हैं। मैथ्स का लेवल क्या रह रहा है, इसमें मुझे 80% मार्क्स चाहिए ही चाहिए अगर आपने असिस्टेंट कमिश्नर बनना है। अगर आप इतने नहीं लेकर आ पाओगे, आप पीछे रह जाओगे। इतने मुझे चाहिए सही, इसमें से ये मुझे करने ही करने हैं, इसके बिना नहीं बात बनेगी। और मुझे स्टार्ट करना है, मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के सॉल्व एग्जांपल से शुरुआत कर लो आप, और क्लास 9 तक आपको जाना है। आपको वो पूरा करना ही पड़ना है, तभी आपके पास इतना टाइम दिया गया। अब फॉर एग्जांपल अब आईबी का पेपर है, आपको पता है आईबी का पेपर महीने में होने जा रहा है, क्योंकि ईपीएफ और आईबी के जो लेवल में फर्क है। अब देखिए उसके मैथ्स के क्वेश्चन भी काफी बीच में टफ मिलेंगे आपको, बट इसके इतने टफ नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं कर लो इसको, ये जरूरी है करना। फिर आगे आते हैं, इसको मैं यहां पर मिटा देता हूं। आगे आते हैं। अब बात आती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपको एक तो एनसीईआरटीज हैं, जो मैंने आपको बुक लिस्ट भी बना रखी है, एनसीईआरटीज क्लास 11 क्लास 12 की।
टोटल मिलाकर ये 4 एनसीईआरटीज हैं, टोटल मिलाकर 4 एनसीईआरटीज हैं। पहले तो वो कवर करनी पड़ेंगी, वो सारी की सारी नहीं करनी, उसमें से क्या क्या पोर्शन कवर करना है क्या नहीं करना मैंने बता रखा है ऑलरेडी। इसके लिए एक सेशन बना हुआ है यूपीएससी ईपीएफओ बुक लिस्ट प्रॉपरली। उसके अलावा जो नोट्स रिक्वायर्ड है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहां पर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं ज्यादा लंबा नहीं, इसको 7 की तरफ टारगेट करूंगा कि मेरे 7 क्वेश्चन सही हो जाए। इसमें से आपके बाइनरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं, हेक्साडेसिमल दे रखा है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, डेसिमल दे रखा है उसको हेक्साडेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो इस कारण मैं आपको बोल रहा हूं 7 क्वेश्चन हम कर सकते हैं, 3 फिर भी कह रहा हूं नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो यार वो बात, 3 नहीं हो पाएंगे इसमें, वो रहेगा लेवल क्वेश्चन का, ठीक है। फिर इंग्लिश, भाई साहब इंग्लिश के लिए सीधी सी बात है, बहुत सिंपल बात बोलूंगा, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग। अगर आपको नॉवल पढ़नी है नॉवल पढ़ो, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो न्यूज़पेपर पढ़ लो। क्या करना है, उसका 1 पेज डेली, 1 पेज डेली, उससे आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी। एक तरफा पेज पढ़ लो रोज, और जो जो वर्ड उसमें नहीं आता उसको डिक्शनरी में देखो, उसको डिक्शनरी में देखो। यहां पर आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी करवाई जाएंगी साथ में। फिर अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग में आपको बेसिक्स क्लियर चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए अकाउंटिंग में, उसके बेस पर ही आपके क्वेश्चन निकलेंगे। और अकाउंटिंग में आपको पता है क्वेश्चन 12 भी आ रहे हैं, आपके 11 भी आ रहे हैं, और उसमें से मुझे 2/3 सही करने हैं, मतलब मुझे 8 से 9 का टारगेट सही वाला लेकर चलना है, जहां पर तीरम तुक्कर नहीं चलेगा। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं अकाउंट्स के, आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोल रहे आपको कि जाके आप इक्वेशन सॉल्व करके आओ। ये बोल रहे सीधा सीधा मुझे ये सॉल्व करके बता दे, बस सीधा सीधा सॉल्व करके बता मुझे ये कैसे करना है, ये बात पूछ रहे हैं आपसे। तो इसके लिए एक तो सोर्स क्या है, पूरा पूरा एनसीईआरटी है, 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी अकाउंट्स की टोटल मिला के 4 एनसीईआरटी है, मैंने सेशन में कवर कर रखी है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो यहां पर आपको एडुकेटर पढ़ा रहे हैं वो बात, और आपको यह भी बता रहे हैं कि सरल रूप से आप उन बेसिक्स को कैसे कवर कर सकते हो। अकाउंट्स के बेसिक्स पूछ रहे हैं आपसे, राइट। देन साइंस की बात मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि साइंस के लिए आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहा है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहा। और एनसीईआरटीज भी आपकी 6 to 9th और 10th की भी, बट 9th और 10th के सिलेक्टिव पोर्शंस हैं, 9th और 10th के सिलेक्टिव पोर्शंस हैं, 6, 7, 8 जरूरी है आपके लिए। मैथ्स के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, मैथ्स करना ही पड़ेगा सादिया मलिक, आपको करना ही पड़ेगा, राइट। और अब ये देखिए, अब करंट अफेयर्स का हिसाब किताब ये है, एक पेपर में 7 आ रहे हैं, एक में 10 आ रहे हैं। अब करंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 चीजें की हैं आपके लिए, जो बच्चे बैच में एनरोल्ड है उनको मैं ऑलरेडी बताता हूं। आपके डेली करंट अफेयर के लिए भी मैंने आपको वीडियोस डलवा दी हैं, आपके मंथली करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने आपको वीडियोस डलवा दी हैं, और आपको पीडीएफ सोर्स भी प्रोवाइड कर दिया है बैच में, राइट। तो इसमें आपको 7 या 10 जितने भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर आपको मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि 60% आप सही कर दीजिए, 60% आप सही कर दीजिए, इससे ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन नहीं लेकर चल रहा, बिकॉज ये राइटफुल एक्सपेक्टेशन है। 7 आ रहे हैं तो यार 4 से 5 सही कर दो, 10 आ रहे हैं तो 6 का ट्राई रखोगे, 6 तो सही होने ही चाहिए मेरे, 7वां सही हो गया तो भाई फिर तो भगवान की दुआ है, फिर तो भगवान की दुआ है। हाँ जी, एनवायरमेंटल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस से भी आएंगे बच्चे। केमिस्ट्री का पूछ लेते हैं आपसे, फादर ऑफ प्रोटॉन कौन है, फादर ऑफ न्यूक्लियस कौन है, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, सीधा पूछ लेंगे आपसे, पूरा साल भी है। हाँ जी, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लगभग 1 साल, बट आपके लास्ट 6 to 8 मंथ्स पे ज्यादा फोकस रहता है, लगभग 1 साल, बट लास्ट के 6 to 8 मंथ्स पे ज्यादा फोकस रहता है। ऑफिशियल गैजेट से पढ़ सकते हो बच्चे, बट ऑफिशियल गैजेट से पढ़ते पढ़ते, किशन सिंह मैं आपको अभी बताता हूं, ऑफिशियल गैजेट से पढ़ के आपको कभी याद नहीं रहेगा, बिकॉज बहुत सारा लॉ का बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, और जिसको मैं आपको लॉ समझा पाता हूं, आपको बताता हूं भी रोज, उससे आप देख सकते हैं इस बात को, ठीक है, फाइन। तो ये मेरे फोकस एरियाज हैं, जो मेरे मार्क्स को, ये आपका मैं इधर लिख देता हूं सीधी सीधी बात, ताकि इसमें कोई डाउट ना रहे। ये आपका मेक और ब्रेक एरिया है, मेक और ब्रेक एरिया है ये आपका, या तो ये आपका एग्जाम निकालेगा या आपका एग्जाम बिल्कुल ही बैठ जाएगा आपका। ये एरियाज हैं, ये एरियाज हैं बच्चे। करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है कि किस सेक्टर से आ रहा है, करंट अफेयर्स हर सेक्शन से पूछ रहे हैं आपको, इकोनॉमिक्स से ज्यादा, टेक्नोलॉजी से ज्यादा पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट से भी पूछ रहे हैं हम आपको करंट अफेयर्स,
और किस तरह के करंट अफेयर्स आते हैं उसके लिए आप पीवाईक्यू डिस्कशन देख सकते हो कि किस लेवल के, किस हद तक और किस एरिया को ज्यादा टच करते हैं करंट अफेयर्स, राइट। ये आपके बच्चे फोकस एरियाज हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपसे और एक और बात बोल देता हूं, इस चक्कर में पॉलिटी रिवाइज करना मत भूल जाना। पॉलिटी के 11 क्वेश्चन आए एपीएफसी में लास्ट टाइम, और 11 में से अगर 8 सही कर गए आप, यू आर गुड टू गो। 8 सही कर गए, गुड टू गो, ठीक है। गुड टू गो। क्या पूछ रहे हृदय बच्चे, सर सीए में कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट या अलग? डायरेक्ट या अलग, इसके लिए पीवाईक्यू डिस्कशन देख लो। आपको मल्टीपल चॉइस आते हैं, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं आपकी, ठीक है। स्टैट्स और इंश्योरेंस छोड़ नहीं सकते। स्टैट्स अगर क्वेश्चन नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा, आ सकता है, और ये भी आपको कवर करवाया जा रहा है। आपको पता है, मतलब ये आपके बाउंसर्स रह सकते हैं इस बार। इंश्योरेंस से, ऑडिटिंग से अगर पेपर डिफिकल्ट नहीं आया तो आ सकता है, उसको मुझे पहले से प्रिपेयर करके रखना है। ये ना हो कि अभी मैं कुछ महीनों बाद वीडियो जब बना रहा हूं, सेशन बना रहा हूं कट ऑफ का, उसमें अब इंश्योरेंस से आप बोलो सर मैंने तो बिल्कुल पढ़ा नहीं, इंश्योरेंस से सर 5 क्वेश्चन आ गए, उसमें सर 2 ही बने मेरे। अगर 5 आ गए इंश्योरेंस में से 2 आ रहे हैं, तो 5 में से मुझे 3 तो सही करने ही करने हैं, इससे मैं पीछे नहीं हट सकता। इंश्योरेंस का क्वेश्चन बहुत इजी डालते हैं, बिल्कुल बेसिक पर, बिल्कुल बेसिक पर, ऑडिटिंग का बिल्कुल बेसिक पर, और स्टैट्स तो बहुत इजी है यार, मीन, मोड, मीडियम, रिग्रेशन, प्रोग्रेशन, रैंडम वेरिएबल, ये वाली बात है यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या मैं कोई सेक्शन छोड़ सकता हूं? अब इसका जवाब आप खुद दे दोगे, मुझसे ना सबसे ज्यादा इसकी क्वेरी पूछी जाती है। ए बच्चे, मैं आपको एक एक लॉ का आपको मैं पूरा ये बताता जाऊंगा यूट्यूब पर कि आपको इस लॉ से क्या पढ़ना है, आपको इस लॉ से क्या पढ़ना है, राइट। मैं उसमें से काफी हद तक गाइडेंस आपको साथ साथ देता जाऊंगा, और बाकी के लिए आपको जरूर पढ़ना रहेगा। बैच में तो आपको एंड टू एंड कवर करा जाएगा, ठीक है। मुझसे पूछ सर इंग्लिश छोड़ दें, सर मैथ्स छोड़ दें, सर अकाउंट्स छोड़ दें, अकाउंट्स कभी पढ़ा नहीं है, समझ नहीं आता। सीधा सा जवाब क्या है भाई साहब, एक एक क्वेश्चन की मार चल रही है यहां पर, एक एक क्वेश्चन की। पेपर की डिफिकल्टी से ज्यादा कंपटीशन पार करना है, ठीक है, ये वाली बात है। सो द आंसर इज नो, यू कैन नॉट लीव एनी सेक्शन। एनी सेक्शन छोड़िए, आप सेक्शन का सब सेक्शन भी छोड़ना बहुत गनीमत है यहां पर, ठीक है। ये वाली बात है। तो फाइनली अब एक बात बता देता हूं कि जो बच्चे ऑलरेडी बैच में एनरोल्ड है उनके पास तो सभी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। दूसरी बात ये बोल देता हूं, ये हमारा बैच 3 जो मंडे से शुरू होने जा रहा है उसमें आप अवेल कर सकते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स आपको करवाए जाएंगे, सभी के सभी सब्जेक्ट्स, और उसकी प्रैक्टिस शीट्स दी जाती हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के ना खासकर क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते। इन सब्जेक्ट्स के ज्यादातर आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते। अगर मैं इनकी बात करूं, आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते। ये वाला सब्जेक्ट हो गया, या अगर हम बात करूं, मैं अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं, यहां पर करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, आपके पास रेलेवेंट क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते जो ईपीएफओ में पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। तो ये आपको बैच में इन चीजों का एक्सेस है। आपकी डेली लेवल पर 6 घंटे की क्लास हो रही है, 3 घंटा एक सब्जेक्ट, 3 घंटा दूसरा सब्जेक्ट, और इसी को करना यही जरूरी है इस टाइम पे। पहले आप हर चीज को पहले समझ लो, जान लो, और फिर उसके बाद जब रिवाइज करोगे तब टेस्ट होगा आपका। तो ये चीज ऑलरेडी मंडे से आपकी लाइव क्लास शुरू है बैच 3 की। बैच 1 की ऑलमोस्ट आई थिंक चौथा सब्जेक्ट उनका कंप्लीट होने जा रहा है, और बैच 2 का उस ऐप से। बैच 3 आपका मंडे से चालू है। आपको इस कोड पर, आपको इस रेलेवेंट कोड पर ये प्राइस पॉइंट अवेलेबल है। एंड जो बच्चे यूपीएससी के P2I, स्टेट पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स में या आईबी के कोर्स में एनरोल्ड है, उनके लिए ये प्राइस रहेगा, प्रोवाइडेड यू आप मुझे अपना एनरोलमेंट भेज दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू द कोड लिंक टू योर नंबर, ठीक है। आपको कुछ भी और जानना है, इस डिस्कशन ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। ये यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बनाया गया है। माई आईडी इज KAIRNZ, राइट, एंड ऑन द टॉप इज माई नेम, फाइन। सो मैंने आपको कंप्लीट एक आइडिया देने की कोशिश की है। अगर आपको एपीएफसी पोस्ट के लिए आपको जाना है आगे, तो आपको 200 टारगेट करके लेके जाना पड़ेगा। इस बार पोस्ट है हाफ। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, आप बोलेंगे सर ये तो पेपर में बाद में कट ऑफ नहीं गया, ये आपको मैं मॉक्स के लिए बोल रहा हूं। आप मॉक्स में इसको टारगेट लेकर चलिए, आउट ऑफ 300, आउट ऑफ 300, ठीक है। एग्जाम डेट जो टेंटेटिव है वो 30 नवंबर से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो दीज आर द फाइनल नोट्स फ्रॉम मी। एंड मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूं कि बच्चे आपके लिए जो सबसे ज्यादा जो रेलेवेंस रखते हैं वो ये सब्जेक्ट्स हैं, स्कोप एरियाज हैं आपके, जहां पे आपको रिगरस प्रैक्टिस चाहिए इनकी।
इसकी रिगरस प्रैक्टिस चाहिए और इनकी क्वेश्चंस की चाहिए, उसका ध्यान रखिएगा। इसके बिना पेपर नहीं निकल सकता। इनफैक्ट आप कोई भी सेक्शन नहीं छोड़ सकते। ठीक है, टेक केयर, दीज आर द इनसाइट्स फ्रॉम माय साइड एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लीज किसी भी अंधविश्वास में, किसी भी फैक्टॉइड में, हाफ ट्रूथ में मत रहिएगा। ये एग्जैक्ट